हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज़ सिद्दिक शुएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप एवरी वन इज़ मेकिंग नोट्स, स्टडिंग हार्ड। प्रीलिम्स आर कमिंग। सिक्योरिटी प्रीलिम्स में नहीं आएगा ठीक है, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग सिक्योरिटी। एक बार कुछ बेसिक चीज़ें करते हैं, है ना, फिर सिक्योरिटी भी कर लेंगे। यहाँ करते हैं। क्या है भाई सिक्योरिटी? क्या चीज़ होती है? तो बेसिक अगर मैं आपको आइडिया दूँ, एक बेसिक प्रीफेस दूँ, प्रीफेस से शुरू करते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स नहीं बनाने, प्रीफेस के नोट्स नहीं बनाने, उसके बाद फिर आगे जो मेन कंटेंट के बनाने। प्रीफेस की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो अपना भाई मोडस ऑपरेंडाई, अपना क्या मोडस ऑपरेंडाई रहता है या फिर अपन कैसे चलते हैं, ठीक है, कैसे क्या काम करते हैं। तो सिंपल सा सिस्टम होता है। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह बताता हूँ, जो रिसोर्सेज आपको पढ़ने होते हैं। उसके साथ में जो है क्लास नोट्स आपको पढ़ने होते हैं, जो क्लास नोट्स आप खुद बनाते हैं, ठीक है। वैसे मैं मेरे नोट्स सप्लाई करता हूँ, मतलब जो है अपलोड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, बट ठीक है, आपको खुद के क्लास नोट्स बनाने होते हैं। और उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको आंसर राइटिंग करनी है। वैसे बाकी उसके अंदर जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो सब है, यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है और करंट अफेयर्स को फॉलो करना है ना। एडिटोरियल वगैरह अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एडिटोरियल वगैरह आपको पढ़ना है। तो इन्हीं चीज़ों को एक बार बेसिक आइडिया इन सब चीज़ों का ले लेते हैं। जो सबसे पहले मोस्ट एंटिसिपेटेड है, लोगों को परेशान नहीं करते हैं, जिसको वीडियो देख के मतलब यहीं से भाग जाना है, तो उनके लिए रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज? आई वुड सजेस्ट ओनली वन रिसोर्स, ओनली IAS की एक जो है ओनली IAS एक साइट है, तो वहाँ पे उनके कुछ सिक्योरिटी के नोट्स पड़े हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म वगैरह है, उसके साथ में ओनली IAS वगैरह लगा के, UPSC वगैरह लगा के सर्च कर सकते हैं। ओनली IAS के अलावा दृष्टि के भी हैं, है ना। दृष्टि के अलावा विजन का भी वैल्यू एडेड मटीरियल है, बट मैं आपको ओनली IAS सजेस्ट करूँगा। ओनली IAS इस यहाँ पे सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर तो बहुत बढ़िया इनका है, ठीक है, मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो ओनली IAS अदर देन क्लास नोट्स हैं ही हैं, ठीक है। क्लास नोट्स के अंदर ओनली IAS का भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी मेरी खुद की जो है जो मैं पढ़ता रहता हूँ वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है ना। एडिटोरियल कौन सा पढ़ना है? तो एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ सकते हैं, द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी चॉइस हो। CA की अगर अपन बात करें, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की आपको कुछ नहीं करना है सिवाय जो डेली की मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, कोई पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो डेली मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ उसके नोट्स बनाओ। ये जो करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ ये भी द हिंदू से नहीं लेता हूँ, बल्कि विजन की जो डेली की उनका जो भी करंट अफेयर्स आता है उससे लेता हूँ, ठीक है। बस ये बता दिया। आंसर राइटिंग आपको खुद करनी है, डिफरेंट अलग अलग आपको जो है, अब जैसे वो IAS बाबा एंड इनसाइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे, सिर्फ IAS बाबा इनसाइट्स ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो वो डेली के कुछ आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, प्लस जो है पुराने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पढ़े आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी के। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार ढंग से प्रैक्टिस करो तो इसका एक बार हैंग लग जाएगा आपको। बात करें कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी प्री में नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार वो एक दो ऐसे कोई गूगली क्वेश्चन पूछ दे, बाकी प्री में यूजुअली इंटरनल सिक्योरिटी नहीं आता है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंस का टॉपिक है, और मेंस में भी कहाँ का टॉपिक है, तो मेंस में भी ये जो है GS पेपर 3 का टॉपिक है ना। GS पेपर 3 में है। GS पेपर 3 के अगर सिलेबस की बात करें कि भाई सिक्योरिटी का क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस यहाँ पर है, सबसे पहला तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस वाले पार्ट के अंदर स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, ये दोनों हैं, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स। चैलेंजेस हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म एंड डेवलपमेंट
आज जो अपन शुरू करेंगे तो एक्सट्रीमिज़म से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज़म एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सोशल मीडिया और रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। इन सब का तो मीडिया हो गया, मास मीडिया या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बाकी के सारे हो गए, ठीक है। वैसे मास मीडिया के अंदर मीडिया भी आता है ना। उसके अलावा सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो सब आ गई, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया। फिर उसके अलावा जो है इसके अंदर प्राइमरीली यही चीज़ है। फोर्थ जो फेसिएट है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा। साइबर सिक्योरिटी के अलावा यहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जो है और कौन सी चीज़ है, हाँ बस मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन वगैरह यही सब है प्राइमरीली, है ना। इसके अलावा एक एरिया और है, उस एरिया के अंदर जो है बाकी के बॉर्डर एरियाज़ वगैरह, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपन देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, और टेररिज्म। अब यहाँ पे अगर टॉपिक्स की मैं बात करूँ कि भाई कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, तो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर से अभी तक देखो, पहले एक बार एक आइडिया दे देता हूँ। जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। हर साल मिनिमम 50 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से सिक्योरिटी से पूछेंगे, और ये जो है मिनिमम 4 ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे, और मैक्सिमम 4 ही क्वेश्चन है, समझ में, मतलब फिक्स है, ठीक है। अगर आप किसी भी साल का उठाकर देखोगे तो 2013 से लेकर के और 2022 तक हर साल का एक ही सेम फॉर्मेट है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 10-10 नंबर के होंगे और 2 15-15 नंबर के होंगे। जब 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं थे तो 12.5 के सारे थे, ठीक है, तो भी वो 50 नंबर ही बनते हैं, और 4 ही क्वेश्चन थे। अभी जो 4 क्वेश्चन होंगे, इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% साइबर सिक्योरिटी का होगा ही होगा। 2014 के अंदर एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी का नहीं आया था, ठीक है, तो 2015 में उन्होंने 2 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के डाल दिए, ठीक है, ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो खैर वो जो भी चीज़ें हैं, बट एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आता है, बाकी 2014 के अलावा 13, 15, 16, 17, 18 कभी भी देख लो आप, है ना। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से आएगा, एक्सट्रीमिज़म, बॉर्डर और टेररिज्म। इन तीनों में से किसी एक से ही एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। तो एक्सट्रीमिज़म, बॉर्डर और टेररिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन या तो साइबर का होगा, या फिर एक्सट्रीमिज़म, बॉर्डर, टेररिज्म का होगा, और जो है या फिर जो है इसका होगा, क्या नाम है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग का होगा, समझ में आया, ठीक है, इसका होगा, ये 3rd क्वेश्चन होगा। 4th क्वेश्चन जो है ये अलग सा भी कुछ आ सकता है, उसके अलावा स्टेट नॉन स्टेट भी आ सकता है, सोशल मीडिया भी आ सकता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज क्राइम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये 4th क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली वाला हो सकता है, बट ये 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, यही वाले होते हैं, समझ में आप। तो अपन सबसे पहले एक्सट्रीमिज़म को शुरू करेंगे कि भाई एक्सट्रीमिज़म में क्या है। एक्सट्रीमिज़म से इतने ज़्यादा सवाल नहीं बने हैं जितने ज़्यादा बड़ ऑब्वियस साइबर सिक्योरिटी से बने, क्योंकि हर साल एक सवाल फिक्स है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, इन 3 में से फिक्स है, समझ में आया, ठीक है। तो तीनों में मैनेज हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में से ही एक सवाल बनेगा ही बनेगा। तो साइबर सिक्योरिटी को एक बार अपन एक्सट्रीमिज़म देख लें, फिर उसके बाद अपन साइबर सिक्योरिटी पर आएंगे, है ना। एक्सट्रीमिज़म मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये थोड़ा सुनने में मज़ेदार लगता है, और सीए के अंदर जो है अक्सर आता रहता है, तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई एक्सट्रीमिज़म क्या होता है। प्लस अभी रिसेंटली दांतेवाड़ा के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ है, आई होप आपको पता होगा, है ना। तो दांतेवाड़ा में एक इंसिडेंट हुआ। इसके अलावा क्या चीज़ है, एक्सट्रीमिज़म, डेवलपमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, काम करते हैं पहले। तो ये साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, ये एक्सट्रीमिज़म के क्वेश्चंस हैं, नक्सलिज्म जिसे अपन कहते हैं, है ना। तो 2022 के अंदर पूछा, नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज, इसको बिल्कुल डिटेल में अपन कवर करेंगे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न पार्ट के अंदर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या इशू है, सब के अंदर सब कुछ अपन देखेंगे, है ना। उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, तो ट्रेंड कैसे है, कैसे कम हो रहा है, कैसे जो है क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है, क्या होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है, वे फॉरवर्ड वगैरह, उन सब चीज़ों को देखेंगे।
द परसिस्टेंट, मतलब मैं इसी वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे, इस वीडियो के अंदर तो बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे उनके अंदर अपन इस चीज़ को कवर करेंगे। द परसिस्टिंग ड्राइव्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया वगैरह, तो डेवलपमेंट वाला एक पॉइंट आ गया वापस से, है ना, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो मलकानगिरी मेंशन्ड है, ठीक है, ये मैं पहले यहीं पे बता देता हूँ, मलकानगिरी यहाँ पे मेंशन, डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया अपन डिस्कस करेंगे, नक्सलबारी फोकाई अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मलकानगिरी का फोकाई है या फिर मलकानगिरी का जो है इशू है, तो मलकानगिरी वैसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, दिस इज़ अ सिंगल प्लेस, ठीक है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहाँ पे कुछ एक आइसोलेटेड इंसिडेंसेस अपन को देखने को मिले हैं, बट वी कांट से कि भाई दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड, उसका रीज़न अपन देखेंगे बाद में। बट यहाँ पे मलकानगिरी अपन अलग से नहीं करने वाले हैं, अपन इसका एक लार्जर टॉपिक कवर करेंगे विच विल बी रीजन्स, के कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर क्या चीज़ है, जहाँ पर अपन को जो है एक्सट्रीमिज़म वगैरह इन सब के इंस्टेंसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे दांतेवाड़ा, नक्सलबारी, मलकानगिरी, ठीक है, और भी जितने भी सारे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, उन सबको अपन, बस्तर वगैरह उन सबको अपन देखेंगे, ठीक है। बस्तर के बारे में आपने सुना ही होगा। डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रैटेजीज नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब यहाँ पे दे रखा है, बाकी सब टेररिज्म बॉर्डर वगैरह का है, ठीक है, बाकी सब टेररिज्म बॉर्डर वगैरह का। स्टेट नॉन स्टेट है, स्टेट नॉन स्टेट का यहाँ पर क्या रोल है उसे भी देख लेंगे। स्टेट नॉन स्टेट के ऊपर अभी तक देखो 2 क्वेश्चन ही आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा, न्यूज़ के अंदर आता रहता है अभी नक्सलिज्म नक्सलिज्म नक्सलिज्म। व्हाट इज़ नक्सलिज्म? नक्सलिज्म आखिर ये चीज़ क्या है? नक्सलिज्म जो है, नक्सलिज्म को अपन टेररिज्म नहीं कहते हैं। कई बार कुछ न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होने के हिसाब से और उन सब आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से जो है इसको टेररिज्म कहते हैं कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, ये है वो है। बट एट अ ग्रैंडर लेवल, एट द लेवल विच यू आर एस्पायरिंग टू बी, वी डोंट कॉल इट टेररिज्म। प्लेन एंड सिंपल, इस चीज़ को अपने दिमाग में उठा लो। अगर कोई टेररिज्म बोल भी रहा है तो उसको जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिटिकल माइंडसेट है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको टेररिज्म, ऐसे टेररिज्म की डेफिनेशन में तो ये 110% आ रहा है, ठीक है। जो टेररिज्म की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे वो डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन ठीक है, वो सारा डिस्कशन अपन बाद में टेररिज्म में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके नक्सलिज्म की बात करें तो नक्सलिज्म जो है टेररिज्म की, अगर आप कोई ट्रेडिशनल डेफिनेशन बनाओ कि भाई टेरर फैलाने का जो भी एजेंडा वगैरह होता है, गवर्नमेंट जो है उसको परेशान करने का जो भी एजेंडा वगैरह होता है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी वगैरह है उसको ख़राब करने का होता है, तो उन सारी चीज़ों के अंदर नक्सलिज्म 110% आ रहा है, 100% पूरा का पूरा फिट होता है। उसके बावजूद भी नक्सल जो पीपल होते हैं, अपन उनको नक्सलवादी कहते हैं, ठीक है, नक्सलाइट कहते हैं, लेकिन टेररिस्ट नहीं कहते। जम्मू कश्मीर में जो होता है उन्हें अपन टेररिस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो होता है वहाँ पे उन्हें अपन इंसर्जेंट कहते हैं, मिलिटेंट कहते हैं। समझ में आया? बहुत ज़्यादा लोगों को टेररिस्ट नहीं कहते हैं। वहाँ पर भी जो होता है वहाँ पर भी मिलिटेंट्स काफ़ी ज़्यादा को कहते हैं, जो बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें अपन टेररिस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेररिज्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि अगर आप जैसे कहीं पर जाते हैं और अगर आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न हैं तो आपको पता है कि भी किसको टेररिस्ट बोलना है, किसको मिलिटेंट बोलना है, किसको इंसर्जेंट बोलना है। ऑल्दो इनकी इंटरनल डेफिनेशंस के अंदर अपन बाद में आएंगे। फिलहाल नक्सलिज्म को टेररिस्ट या फिर नक्सलाइट्स को टेररिस्ट क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अपन ऐसा मानते हैं कि अपने यहाँ पर टेररिज्म है ही नहीं। देयर इज़ नो टेररिज्म इन इंडिया और देयर इज़ नो इंटरनल टेररिज्म इन इंडिया। समझ में? आंतरिक मामलों में कोई भी टेररिज्म नहीं है। ये जो इंस्टेंसेस हैं, ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ फ्रिंज इंस्टेंसेस हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ रकस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम जो है अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इससे डील कर रहे हैं। टेररिज्म यहाँ नहीं है। टेररिज्म कहाँ है? टेररिज्म पाकिस्तान में है। एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान में है, अफ्रीका में है, अफगानिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। सिंपल, ठीक है। श्रीलंका में आपको इंस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे, म्यांमार में मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती या टेररिस्ट नहीं आते या फिर जो है टेररिज्म वगैरह का जो भी वो सिस्टम नहीं होता, वो होता है लेकिन बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है। इंडिया के अंदर वी डोंट बिलीव इन इंटरनल टेररिज्म। समझ में आया? एज सिंपल एज दैट, एज क्लियर एज दैट। चलो फिर इसके बाद क्या चीज़ है? अच्छा, इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ गया। यहाँ पे नक्सलिज्म को एक बार होल्ड करते हैं। बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी।
है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर अपन बेसिक बात करें, एक नेशनल सिक्योरिटी होती है, उस नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ही दो तरीके की सिक्योरिटीज़ होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है इससे प्राइमरीली कौन डील करता है, तो मिलिट्री फोर्सेस डील करती है। मिलिट्री फोर्सेस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आती है, इंडिया के अंदर 4 ही हैं। कौन कौन सी हैं, एयरफोर्स, ठीक है, तो IAF, मिलिट्री मिलिट्री नहीं, आर्मी, ठीक है, आर्मी के अलावा अपना नेवी, और नेवी के अलावा कोस्ट गार्ड, ये 4 हैं मिलिट्री फोर्सेस, है ना। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के डील जो इश्यूज़ होते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर मिलिट्री के अलावा नहीं, पैरामिलिट्री भी आती है, पुलिस भी आती है, अपने अपने एरियाज़ के अंदर आती है, समझना, अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपने अपने डोमेन्स के अंदर पैरामिलिट्री पुलिस भी आती है। अब जैसे कि मान लो जब वहाँ पे ताज में अटैक हुआ, तो अपन ऐसे जो है हाथ पैर बांध के बैठ नहीं गए थे कि नहीं नहीं मिलिट्री आएगी मज़ा आएगा ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। जो पुलिस एक्टिविटीज़ वगैरह, जो पुलिस थी, जो बाकी की जो फोर्सेस वगैरह थी, वो सारी की सारी एक्टिव थी, समझ में। इंटरनल की अगर अपन बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर मिलिट्री का रोल नहीं होता है, नील के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा कोई स्पेशलाइज अगर कोई जो है एक्शन वगैरह करना होता है तो वहाँ पे पैरा SF का ओपन बुलाते हैं, बाकी पैरा SF के अलावा और कोई भी नहीं होता है, ना नेवी, ना एयरफोर्स, ना कोई भी नहीं, समझ में। प्राइमरीली यहाँ पे पैरा मिलिट्री डील करती है। व्हाट इज़ पैरा मिलिट्री, पैरा SF देखो यहाँ पर नहीं है, पैरा SF मिलिट्री का पार्ट है, ठीक है। पैरा मिलिट्री क्या होती है, तो पैरा मिलिट्री के अंदर जो अपनी अलग अलग काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं तो वो सारी आ जाती है। इसको अब वैसे पुलिस रिफॉर्म्स और उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी सारे लोग कवर करते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, आगे मैं कहीं पर भी इसको कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पर भी न प्री में न मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो एक बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको इसको बता देता हूँ, और इसको बस आप सुन के और आगे भूल जाओ, इसके कोई नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी सारी फोर्सेस हैं, टोटल 7 फोर्सेस हैं। 7 फोर्सेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जिन्हें अपन पैरामिलिट्री कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है CRPF और CISF आती है, तो इन दोनों को आप याद कर सकते हो, है ना, मतलब समझ सकते हो, ठीक है। CRPF CISF के अलावा इसके बाद कौन आती है, तो इसके बाद ITBP और आसाम राइफल्स आती है। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल और BSF आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब कौन सी फोर्स किस जगह पर लगी हुई है, क्या है, कैसे है, तो वो अगर आप मतलब जैसे बॉर्डर के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। CRPF CISF जो है, CISF इम्पॉर्टेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो इम्पॉर्टेंट कुछ जो पीपल होते हैं, Z+ सिक्योरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, कोई ऐसे कोई थर्मल रिएक्टर वगैरह होता है, UPSC का जो भवन है वहाँ कहीं पर, वहाँ उन सब जगहों पर आपको CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। CRPF जो है ये रिजर्व्ड पुलिस है, तो जब कभी दंगे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्टेट पुलिस के बाहर चीज़ जारी होती है, तब फिर CRPF अपना रोल निभाती है। इसके बाद में ITBP जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को फायरिंग की जो है अलाउड नहीं है, खासकर चाइना बॉर्डर के, साइनो बॉर्डर के ऊपर अलाउड नहीं है, और इंडो चाइना बॉर्डर। और ये जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये पूरे चाइना बॉर्डर के ऊपर है, प्लस भूटान बॉर्डर के ऊपर है, समझ में आया। उसके बाद आसाम राइफल्स है। आसाम राइफल्स अपन को भूटान बॉर्डर पर भी नज़र आती है, भूटान बॉर्डर के अलावा म्यांमार बॉर्डर पर नज़र आती है, और बांग्लादेश बॉर्डर पर नज़र आती है। नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर पर शायद नहीं है, ठीक है, हाँ बांग्लादेश बॉर्डर पर नहीं है। सशस्त्र सीमा बल जो है ये अलग अलग जगहों पर अपन डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर अपन को नज़र आता है, सारे बॉर्डर एरियाज ही हैं। BSF की अगर अपन बात करें तो BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों एरिया से अपन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इन दोनों बॉर्डर के ऊपर अपन को नज़र आता है। इन सब के अलावा एक और रह गया, विच इज़ NSG, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई आइसोलेटेड इंस्टेंसेस अगर होते हैं तो उनके अंदर ही अपना रोल प्ले करते हैं। इन्हें अपन कमांडोज और वो वाले जो बोलते हैं, वो काले पट्टे वगैरह वो सब जो पहन रखे होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मूवीज से अपन देखते हुए आ रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी होती है, कोई टेररिज्म वगैरह ऐसा कुछ होता है अंदर, तो फिर उसके बाद जो है NSG जो है वहाँ पर आती है, समझ में आया, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया। इंटरनल सिक्योरिटी के कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं तो वो अपन ने देख लिया भाई, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पर देखो, इंडिया के अंदर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं होता है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म होता नहीं है। अभी क्या होता है एक्सट्रीमिज्म अभी देखेंगे, है ना। उसके अलावा टेररिज्म वगैरह ये सारी की सारी जो ऐसी काफ़ी सारी जो अलग अलग इंस्टेंसेस हैं जिनका बेसिक प्रेमाइस अपन ने सिलेबस में भी देखा, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, ठीक है, बस यही है। चलो
इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक आता है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स को देखेंगे, वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है इससे के पास। तो नक्सलिज्म मैं आपको बता रहा था, नक्सलिज्म पहले तो मैंने आपको बता दिया वाई दिस इज़ नॉट टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि नक्सलिज्म का जो ओरिजिन है, नक्सलिज्म का ओरिजिन या फिर नक्सलिज्म की जो भी कहानी है वो एक्सट्रीमिज्म से शुरू होती है। नक्सलिज्म को अपन एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं और इसे अपन कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। व्हाट इज़ लेफ्ट विंग एंड व्हाट इज़ राइट विंग, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो समझने से पहले अपन एक्सट्रीमिज्म समझेंगे। एक्सट्रीमिज्म का बेसिक मतलब होता है जब आपकी कोई भी सेंटर की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, सेंटर की पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मोदी जी या वो वाली पॉलिटिक्स, ठीक है। सेंटर की पॉलिटिक्स है, इसका क्या मतलब है, अभी होल्ड करो, भी बता रहा हूँ। सेंटर की जो पॉलिटिक्स है उससे आप एक्सट्रीम एंड्स पर जा रहे हो, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रीमिज्म, समझ में आया, ठीक है। तो हैविंग एन आइडियोलॉजी which is at the extreme ends of right left political spectrum, ये है एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं। इस पार्ट से, नक्सलिज्म वगैरह वाले पार्ट से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स वगैरह के ऊपर फोकस करना, ठीक है। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत आपको बेसिक बताऊँगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस डिस्कस करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, ये राइट लेफ्ट का क्या मामला है वो बाकी है, सेंटर का क्या मामला है वो बाकी है। तो राइट लेफ्ट सेंटर आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि एक पूरी स्केल है, एक पूरी लाइन है। इस लाइन के अंदर एक जो है वो सेंटर का एरिया होगा, ठीक है, सेंटर या फिर जो बीच का एरिया है, ठीक है। तो ये है, एक जो है वो लेफ़्ट है। अब सेंटर के जो भी इस तरफ है वो लेफ़्ट है, सेंटर के जो भी इस तरफ है वो राइट है ना। तो राइट लेफ़्ट ये दोनों चीज़ें भी हो गई। अब इसके बाद क्या चीज़ है, अब इनके अंदर जिस तरीके की आपकी टेंडेंसीज, जिस तरीके की आपकी पॉलिटिक्स, जिस तरीके की आपकी आइडियोलॉजी है, उससे पता पड़ता है कि भाई आप किस तरफ हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, सेंटर में हो, है ना। तो अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई राइट विंग गवर्नमेंट आई है, राइट की गवर्नमेंट आई है, लेफ़्ट की गवर्नमेंट ऐसी होती है, लेफ़्ट वाले लोग हैं, ये तो लेफ्टिस्ट आदमी, इन सब का क्या मतलब होता है। देखो, पहले राइट और लेफ़्ट दोनों समझाता हूँ, फिर उसके बाद सेंटर समझाऊंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ़्ट जो है वो इस तरफ से लेफ़्ट बढ़ता जा रहा है, इस तरफ से राइट बढ़ता जा रहा है। तो एंड पर क्या चीज़ अपन को मिलेगी, एंड पर अपन को एक्सट्रीम टेंडेंसी मिलेगी। तो एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट, समझ में आया, यही चीज़ हो गई। अब एक्सट्रीम लेफ़्ट पर अपन को यूजुअली जो है एनार्की देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, एनार्की देखने को मिलती है। एनार्की का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, या फिर एक ऐसी स्टेट जहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया, या जो गवर्नमेंट वगैरह वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो एनार्की के अंदर जैसे यहाँ पे कौन कौन सी टेंडेंसीज अपन को देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं वो स्टेट के अंदर बिलीव नहीं करते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट वगैरह इलेक्टेड हो, भले कैसी भी हो, गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये बोलते हैं शादी वगैरह नहीं होनी चाहिए, मैरिज की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये बोलते हैं कि रिलीजन नहीं होना चाहिए, रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलीजन को जो है यहाँ पर जो ये टेंडेंसी, जो ये आइडिया है, ये मार्क्स के आइडियाज़ हैं, है ना। और मार्क्स रिलीजन को क्या कहता था, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई ट्रेडिशंस नहीं होने चाहिए, ट्रेडिशंस जितने भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वगैरह हैं, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यूज़लेस हैं और वो आपको बांध रहे हैं, है ना। इसके अलावा चेंज जो है वो क्विक होना चाहिए, क्विक एंड फास्ट चेंज होना चाहिए। चेंज के अलावा इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी का आइडिया इनका फोर्स्ड इक्वालिटी का आइडिया है। अब सुन के बहुत बेकार लग रहा होगा, कितना घटिया लोग हैं, कैसी बेकार बात कर रहे हैं, पागल जैसी बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं लेफ्टिस्ट हूँ या मैं राइटिस्ट हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास एक पूरा रेशनल है, पूरा लॉजिक है। ये बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा है, समझ में आया। जैसे स्टेट के बारे में ये बोलते हैं, स्टेट का आइडिया सिर्फ मार्क्स का ही नहीं है, बल्कि गांधी जी जो है वो भी स्टेट की बात करते थे कि स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंटरमीडिएट पीरियड तक अगर आपको स्टेट वगैरह रखना है तो रखो, लेकिन एक पॉइंट पर आपको स्टेट हटा देना पड़ेगा। स्टेट्स आर अबेन या अबून नहीं, बून नहीं, अबेन टू ह्यूमन काइंड। स्टेट का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट, ये इलेक्टेड हो सकती है, नॉन इलेक्टेड हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वो कुछ भी, समझ में, ऑटोक्रेटिक, कुछ भी।
लेकिन किसी भी तरीके की स्टेट है, चाहे ऑटोक्रेटिक हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, वो स्टेट लोगों का भला नहीं चाहेगी। वो स्टेट कुछ लोगों का भला चाहेगी, कुछ लोगों को बेनिफिट करेगी और कुछ लोगों को ही उससे जो है इम्पेटस वगैरह मिलेगा। इसलिए ये स्टेट को रिजेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सोशोलॉजी वाली डिबेट हो जाएगी फिर वो, ठीक है। मैरिज की ये बात करते हैं कि मैरिज जो है, मैरिज भी स्टेट ने और इकोनॉमी ने और इन सब चीज़ों ने ज़बरदस्ती क्रिएट करा है आपको बांधने के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उसके लिए मना कर रहे हैं, समझ में आया। इसके अलावा रिलीजन के तो सख्त खिलाफ है कि रिलीजन जो है सिर्फ अपने काम की चीज़ें, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। जो भी रिलीजियस पीपल को पैसा देता है वो रिलीजन जो है उनकी जो है तूती बजाने लग जाता है, समझ में आया। ट्रेडिशंस की ये बात करते हैं कि ट्रेडिशंस आपको पीछे होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिशंस आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, चेंज की तरफ जाने नहीं देंगे। चेंज का क्या मतलब है? चेंज मतलब जैसे इनके आइडियाज़ कंपैरेटिवली थोड़े लिबरल होते हैं। लिबरल आइडियाज़ का मतलब है कि अगर आप इन्हें कहो होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गे मैरिज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके अलावा जो है अपने और बाकी कौन से हो गए बताओ, ठीक है, लिव इन, ठीक है, लिव इन वगैरह जैसी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे भाई यहाँ पे मैरिज ही नहीं है, लिव इन नहीं है, फिर सब कुछ समझ में आया। तो ये जितने भी चेंजेस वगैरह हैं इन सब की ये बात करते हैं। इक्वालिटी यहाँ पर फोर्स्ड है। फोर्स्ड इक्वालिटी का मतलब होता है इन्हें बिलीफ है कि भाई स्टेट तो कुछ नहीं कर सकता और बाकी के लोग, अगर आप उनसे उम्मीद करोगे कि भाई इक्वालिटी मैनेज करेंगे तो ऐसे इक्वालिटी आने वाली नहीं है। ऐसे अंबानी बनते जाएंगे तो रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअरर। Therefore, we need to balance this by way of forced intervention. हमको रिच को लूटना पड़ेगा और पुअर में बांटना पड़ेगा, समझना है, ये आइडिया है। फिर ये प्योर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट है, समझना है, इसको समझना है, एक्सट्रीम लेफ्ट है। अपन बोलते हैं कि वे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेकिन कायदे के अनुसार जो रियल आइडियाज़ थे ना मार्क्स के, उन आइडियाज़ पर ना तो नक्सलिज्म चला है, ना रशिया चला है, ना चाइना चला है, ठीक है, कोई नहीं चला है। ये सारे के सारे इससे दूर ही रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेट की बात नहीं कर रहे ना। स्टेट नहीं होता मतलब शी जिनपिंग नहीं होता है, व्लादिमीर पुतिन नहीं होता है, स्टालिन नहीं होता है, लेनिन नहीं होता है, कोई नहीं होता है, अगर मार्क्स के आइडियाज़ को माने अपन तो, समझ में आया, ठीक है। इसलिए फिर उसके बाद क्या चीज़ है, और इनफैक्ट रिलीजन को भी इन सब लोगों ने सपोर्ट कराई है, मैरिज को इन सब लोगों ने सपोर्ट कराई है, ट्रेडिशंस, काफ़ी सारे ट्रेडिशंस को इन लोगों ने सपोर्ट करा है, ठीक है, तो कहने की बात है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, और चेंज ऐसा कोई ख़ास लाते नहीं है, तो ये एक्सट्रीम है। इतने स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ नहीं होता है। नक्सलिज्म को भी अगर अपन देखेंगे तो नक्सलिज्म ठीक है, बहुत दूर आता है, ठीक है, लेफ्ट में भी बहुत दूर चला जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम मार्क्स के प्रॉपर आइडियाज़ के ऊपर है ना। और ये आइडियाज़ प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया एनार्की। अगर ये सब नहीं है तो इसका क्या मतलब है? एनार्की नॉर्मलेसनेस है, कोई किसी को कोई लेन देना नहीं। जब किसी का मन करे मर्डर कर दो, चोरी कर लो, चकारी कर लो, जो मन करे कर लो, समझ में आया। राइट की अगर बात करें तो राइट की भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया कहानी नहीं है। फासिज्म, एक्सट्रीम राइट को अपन फासिस्ट टेंडेंसीज या फिर फासिज्म कहते हैं। फासिज्म जो है अक्सर जैसे अपनी गवर्नमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। फासिज्म अपन को कहाँ पर देखने को मिलता था, तो ये अपन को हिटलर के टाइम पे देखने को मिलता था। हिटलर वॉज अ फासिस्ट। अब अपनी गवर्नमेंट फासिस्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर होती तो अपन यहाँ नहीं होते, समझ में आया, ठीक है। एक्सट्रीम अगर कुछ भी हो ना तो अपन यहाँ पर नहीं हो, ये सीधी सारी बात है। अगर यहीं कहीं पर जो है कहानी डोलती रहे, ठीक है, इतने कहीं के अंदर ही कहीं कहीं कहानी आगे पीछे डोलती रहे तो ये कहानी ठीक रहती है, ठीक है। चलो, सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, फासिज्म की अगर अपन बात करें, यहाँ पर ये प्रो ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस के दीवाने हैं। ट्रेडिशंस किसी भी हालत में चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशंस के अगर दीवाने होंगे तो साथ में इंस्टीट्यूशंस के भी दीवाने होंगे, इंक्लूडिंग मैरिज, ठीक है, इंक्लूडिंग रिलीजन के इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि रिलीजन से ऑब्सेस्ड हैं। रिलीजन जैसे हिटलर जो था, ठीक है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो जो है व्हाट वाज आई सेइंग, हिटलर जो था तो वो जो है ये जो है अपन को टेंडेंसीज़ वगैरह देखने को मिलती थी कि वो जूस को और बाकी जो ब्लैक्स वगैरह होते थे और कोई दूसरा भी अगर धर्म वगैरह का हो गया तो उनकी काफ़ी ज़्यादा गैस चेम्बर्स वगैरह के अंदर उन्हें डाल देता था। काफ़ी कुछ जो है होलोकॉस्ट उन्होंने किया था, है ना, तो होलोकॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है। तो रिलीजन के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं। रिलीजन की अगर अपन बात करें, हिटलर तो इवन अपने बाजू के ऊपर, बाजूबंद जिसे अपन कहते हैं, तो वहाँ पर जो है स्वास्तिक कैरी करता था, ठीक है। मुझे बनाना ही नहीं आएगा स्वास्तिक, देख लेना, ठीक है।
स्वास्तिक मतलब लगा के रखता था। अब अगर यहाँ पे जैसे जो बाकी की जो ऐसी अगर कोई भी गवर्नमेंट है जो कि मंदिरों में या चर्चेस में या फिर मोनास्ट्रीज में किसी भी जो भी वहाँ का रिलीजन है उस रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर फोकस कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा रिलीजन बहुत ज़्यादा पाक है, पावन है, और दूसरा वाला जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो वो सारी की सारी टेंडेंसीज़ कहाँ की होती है, वो सारी की सारी टेंडेंसीज़ राइट की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फासिज्म की होती है, लेकिन राइट की होती है। उसका अगर एक्सट्रीम वो आ जाता है, स्टैंड आ जाता है, एक्सट्रीम स्टैंड के अंदर हमेशा याद रखना, न ये किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न ये किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, दोनों के दोनों वायलेंट है, सिंपल सी बात है। ये भी बोल रहे हैं कि भाई वायलेंस वगैरह की ज़रूरत है, अपन को एक वायलेंट रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, तो ये वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि भाई जो है अब मैं उनके ऊपर उतरना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, कई बार लोग ऐसे नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, समझना। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्सट्रीम रेवोल्यूशन या फिर वॉयलेंस, ठीक है। और भी ऐसे अपन को कई बार ऐसे इंस्टेंसेस वगैरह देखने को मिलते हैं कि अपन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, है ना, वॉयलेंस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जो है एक्सट्रीम। अब ये हल्का फुल्का एक बात होती है, नारे देना एक बात होती है, थोड़े बहुत इंस्टेंसेस एक बात होती है, आइसोलेटेड सिनेरियोज एक बात होती है, और फुल फ्लेज्ड पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर छेड़ दो तो वो दूसरी बात होती है, समझना है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, प्लस ये जो एरिया होता है इनका, जो टेरिटरी वगैरह होती है, ये नेशन के दीवाने, चूँकि मैंने आपको बताया नेशन के दीवाने, नेशन के साथ में नेशनलिज्म के भी बहुत बड़े दीवाने। नेशनलिज्म अच्छी चीज़ नहीं होती है, इस चीज़ को मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ। यू शुड बी अ पेट्रियट, अ पेट्रियाटिक पर्सन, यू शुड हैव पेट्रियटिज्म बट नॉट नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म का ये मतलब होता है कि आप झंडा आपने लगाया करा, झंडे की इज्जत करते हो, इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करते हो, आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इज्जत करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हो, एंड यू आर रेडी टू डाई फॉर देम। आई एम अ डाई हार्ड पेट्रियट, ठीक है, मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस टॉपिक पर। बट जो है नेशनलिज्म इज़ नॉट द सेम थिंग। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नेशनलिज्म बढ़िया चीज़ है, नेशनलिज्म बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। कभी इसकी डेफिनेशन देखना, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके और पता नहीं कितने सारे लोगों ने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है कि भाई नेशनलिज्म इस देश को ले डूबेगा और जो भी। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की जो भावना आती है, नेशनलिज्म की भावना का मतलब ये होता है कि भाई हमारा नेशन महान नेशन है, किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो हमारे आसपास भी अड़े, और जो है हमारा नेशन बहुत छोटा नेशन है इसका ये मतलब होता है भूख। जब बात आती है अखंड भारत की, जब बात आती है जो वो था क्या था, डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन की, जब बात आती है इसकी, यार मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, डी से एक नाम था, कॉरिडोर था, अपन उसको वहाँ पे पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो हिटलर वगैरह उसके पीछे पागल था, ठीक है। जब बात आती है चेकोस्लोवाकिया की, पोलैंड की, ये सारा का सारा इलाका हमें चाहिए। जब बात आती है पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, है ना, श्रीलंका की, म्यांमार की, सारा का सारा इलाका हमें चाहिए। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। या फिर जब बात आती है चाइना की जो पॉलिसी है, जब बात आती है ताइवान की, स्प्रेटले आइलैंड्स की, इसकी उसकी, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ तिब्बत की, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्सट्रीम नेशनलिज्म, है ना। तो ये नेशनलिज्म है। तो इसके अलावा क्या चीज़ है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और चर्च टेंपल वगैरह इन सब की दीवानगी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। चर्च टेंपल के अलावा मिलिट्री की दीवानगी होती है, ठीक है, मिलिट्री की दीवानगी होती है। मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अपन जो है ओवर फैंटेसाइज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फैंटेसाइज मिलिट्री और रिस्पेक्ट मिलिट्री और जो है गिव प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट, बट ओवर फैंटेसाइज जब अपन कर लेते हैं मिलिट्री को, तो वो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली चीज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, नेशनलिज्म वगैरह मैंने आपको बता दिया। प्रो स्टेट हैं ये, हिस्टोरिकल प्राइड की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा, हमारी जागीरें थी, हमारे पास ये था, हमारा वो था, ठीक है, टाइम पास, तो जो भी है। सेंटर, तो ये तो मैंने आपको बता दिए दोनों एक्सट्रीम्स। सेंटर में क्या चीज़ आती है, सेंटर में अपन आते हैं। सेंटर का मतलब होता है अपन ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस होने चाहिए, और अपन चेंज की भी रिस्पेक्ट करते हैं, चेंज भी होना चाहिए, समझ में आया। अपन इक्वालिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये इक्वालिटी फोर्स्ड नहीं है। अपन जो है पॉजिटिव अलग अलग रिजर्वेशंस वगैरह और पॉजिटिव ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं, जिससे धीरे धीरे इक्वालिटी वगैरह और बाकी के जो भी हैं वो सब चीज़ें आ सकें।
इसके अलावा अपन जो है फेयर कंपटीशन वगैरह इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अपन अपनी आर्मी, मिलिट्री, नेवी वगैरह इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। अपन उनको प्रमोट वगैरह करते हैं, उनको जो भी समर्थन वगैरह देते हैं। अपन एक जो है पेट्रियटिक भावना रखते हैं कि वी आर वन पीपल, अपन जो है यूनिटी रखते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस ऑल ऑफ दिस इज़ सेंटर। समझ में आया? ठीक है, यूनिटी दोनों ही केस में नहीं है। इस केस में इतनी ज़्यादा बनाने के चक्कर में रह गए कि कुछ भी नहीं बना पाए, और इस केस में भी इतनी ज़्यादा बनाने के चक्कर में रह गए कि सिर्फ अपनों में ही बनाई। समझ में आया? और जब अगर आप अपनों में यूनिटी ढूंढने लग जाते हो ना, तो अपनों में अपने मिलना बहुत आसान हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जिस दिन आप ये सोचने लग गए ना कि भाई वी आर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वन डे ऑल मुस्लिम्स विल एंड एंड यू विल फाइंड वी आर हिंदू वर्सेस सिख। वन डे ऑल सिख विल एंड एंड you will find we are Hindu versus Christian. All Christian will end and this will go and go on, go on. ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। समझ में आया? जब बाकी सारे रिलीजन ख़त्म हो जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर ब्राह्मण्स वर्सेस वैश्य। समझ में आया? ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, तो सेंटर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। इन्हीं के साथ अपन कुछ और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, विच विल बी रेडिकल्स, लिबरल्स एंड फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट की वैसे अपन को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट ठीक है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। बताओ ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? देखो, चाहे राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे सेंटर में हो, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही करती है। यहाँ पर इसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इनको कंजर्व करने हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी चीज़ें उनको एज इट इज़ कंजर्व करना, चेंज नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, या चेंज चाहते हो तो अपने उसमें जाते हैं। लेकिन लिबरल्स, रेडिकल्स और फंडामेंटलिस्ट हर जगह पर हैं। एक्सट्रीम राइट पर तो नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक आपको लिबरल्स और वो सब के सब मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको सब के सब मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है उस पर आपको ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं। हु आर दीज थ्री पीपल? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लिबरल मतलब वो जिन्हें चेंज चाहिए, तो दे आर ईजी टू चेंज, ठीक है, मतलब चेंज वगैरह प्रोसेस से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इनको कोई बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। रेडिकल अक्सर अपन यहाँ पे जो है टर्मिनोलॉजी, रेडिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म के अंदर भी अपन बोलेंगे, सिक्योरिटी में भी जगह जगह पर रेडिकलाइजेशन वगैरह आएगा। व्हाट डज रेडिकलाइजेशन मीन्स? रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि ये चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, अंडर नो वे आर दे रेडी टू चेंज। समझ में आया? ये एक्सट्रीम रेडिकल्स उन्हें बोलते हैं जो हरगिज चेंज नहीं चाहते हैं, हरगिज चेंज। समझ में आया? और अगर इनसे भी ज़्यादा कोई चीज़ आगे निकल जाती तो दैट इज़ फंडामेंटलिस्ट, लेकिन ये उस वे के अंदर आगे नहीं है। ये चेंज तो कर लेंगे, लेकिन चेंज अपने जो फंडामेंटल्स हैं उनकी तरफ ही करेंगे। एक बार फंडामेंटल्स पकड़ लिए तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसे गो बैक टू वेदास। जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके रिलीजन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इस्लाम की अगर अपन बात करें तो इस्लाम में वो कांच वगैरह, मिरर वगैरह नहीं लगाने का वो देते हैं, लेकिन सबको पैटर्न बन के घूमना है, हीरो हीरोइन बन के पूरा मेकअप वेकअप करके घूमना है, सबको जो है बाल वाल, टोपी वोपी, ये वो पूरा हीरो पूरा दिखना है। तो अगर हीरो दिखना है तो कांच की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? तो कबर्ड के अंदर कांच लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे, अंदर लगाएंगे। समझना है? ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। उस समय हीरो बनने का इतना नहीं होता था, मेकअप वगैरह ये वो कुछ भी नहीं होता था। अब नाउ वी नीड टू चेंज, और चेंज करेंगे तो ठीक है, चेंज विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। अब ये जो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम है, इसके साथ में अगर ये लंबा चलता है तो फिर कुछ लोग फंडामेंटलिस्ट आते हैं और वो बोलते हैं नहीं ये भी नहीं चलेगा, बंद करो, सारे कांच वाच जला कर फेंक दो। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, हिंदू फंडामेंटलिज्म, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, सो एंड सो फोर्थ, वट एवर इट इज़, कि भाई जो चेंज है उसको वापस आप उस कोर जो आपके आइडियाज़ थे, जो फंडामेंटल्स थे, उनके ऊपर लेकर आ जाओ और उसको मत बदलो। समझ में आया? ठीक है। तो ये इनका आइडिया होता है। तो रेडिकल्स आई होप आपको समझ में आ गया, और रेडिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरल अक्सर जो है न्यूज़ में रहता है, तो लिबरल के हिसाब से आप देख लो, लिबरल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, ये है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। अब क्या चीज़ है, ये एग्ज़ाम में कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा। पेपर में कहाँ आएगा? हर जगह आएगा। जीवन में कहाँ आएगा? हर जगह आएगा।
तो इसलिए आपको पता होना चाहिए था। और अब मैं कभी बताऊँगा, कभी नहीं बताऊँगा ठीक है। तो खैर ये चीज़ हो गई। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसका रिवीजन वगैरह पर भी अपन नहीं आने वाले हैं। ये एक बार क्लियर हो गया एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेफ़्ट राइट क्या होता है, ठीक है। चलो, तो एक्सट्रीमिज्म की आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। व्यूज़ विच आर एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ, एंड्स लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है ना। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या मतलब होगा कि भाई लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीमिज्म है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, सिंपल सा हो गया, है ना। मे और मे नॉट बी वायलेंट, ये वायलेंट हो ना हो ज़रूरी नहीं है। एक्सट्रीमिज्म वायलेंट होना ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वायलेंट होता है तो फिर उसके बाद फिर अपन उससे डील भी अकॉर्डिंगली करते हैं। समझ में आया? मतलब आपकी आइडियोलॉजी, भाई यहाँ पे तो आइडियोलॉजी की बात है ना। मैं बैठे बैठे बोलूँ नहीं स्टेट नहीं होना चाहिए, मैरिज नहीं होनी चाहिए, नहीं होना, चिल्ला कुछ भी बोलता रहूँ मैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक मैं गन से नहीं उठाता हूँ, जब तक मैं लोगों को इंसाइट नहीं करता हूँ गन्स उठाने के लिए या जो भी है वायलेंस करने के लिए, तब तक मैं वायलेंट नहीं हूँ। समझ में आया? ठीक है। नक्सलिज्म और मेरी सोच के ऊपर आप मुझे वो नहीं पनिश नहीं कर सकते हो। समझ में आया? भले एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, कुछ भी हो, आप मतलब जो है सोच के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। एथिक्स के अंदर अपन पढ़ते भी है, जस्टिस वगैरह के प्रिंसिपल्स। इसके बाद क्या चीज़ है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म की अगर अपन बात करें तो ये जो टर्म है, टर्म 1967 के अंदर कॉइन हुई थी नक्सलबारी अपराइजिंग के बाद में। व्हाट वाज नक्सलबारी अपराइजिंग? नक्सलबारी इज़ अ रीजन इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर अपराइजिंग वगैरह हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहानी 1967 से शुरू हुई है। कहानी बहुत पुरानी है, और जो मुंडा रेबेलियन, संथल रेबेलियन, वो सारे के सारे रेबेलियंस हैं, उन सब के कहीं से जो है यहाँ से अपन को मिलती है। तो प्री इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे वहाँ से अपन को मिलती है। अब कई सारे लोग और कई सारी बुक्स और कई सारे रिसोर्सेज के अंदर बतेरों ज्ञान बांट रखा है, किस तरीके से कौन से मूवमेंट हुआ और कौन से मूवमेंट ने क्या इसमें योगदान दिया और कौन सी पर्सनैलिटी थी और क्या था और क्या था। पहली बात, प्री में नहीं आता है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछते। जितने भी क्वेश्चंस थे 2013 से लेकर के 22 तक, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 2002 में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो तो उससे अपन को कोई लेना देना है नहीं। समझ में आया? 2013 से लेकर के 22 में एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री पर नहीं आया, तो मैं बिल्कुल भी हिस्ट्री के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। एक बेसिक हल्का सा एक लाइन का आइडिया दूंगा और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई अपन है कहाँ पर। ठीक है। वॉट, अब ये क्या चीज़ है नक्सलिज्म? एग्जैक्टली होता क्या, मतलब ये करते क्या है? ये तो ठीक है जितना भी टाइम पास अपन कर लेंगे, लेकिन यही समझ में नहीं आएगा कि नक्सलिज्म में हो क्या रहा है। तो नक्सलिज्म में एक्चुअली ये चेंज लाना चाहते हैं, और चेंज कैसे लाना चाहते हैं? वायलेंट रेवोल्यूशन के द्वारा लाना चाहते हैं। यही तो पढ़ा था अपन ने एक्सट्रीमिज्म के अंदर, दिस इज एक्सट्रीमिज्म। चेंज लाना चाहते हैं, कैसे लाना चाहते हैं? वायलेंट रेवोल्यूशन के द्वारा लाना चाहते हैं। कौन सा वे ये यूज़ करते हैं? ये वे यूज़ करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर का। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है ऐसे पहाड़ों वगैरह के अंदर जो मराठास करते थे, और जो अपने राजपूत तो शायद नहीं करते थे, एज फार एज आई रिमेंबर, महाराणा प्रताप ने करा था, बट बाकी जैसे राजपूत नहीं करते थे। बट ठीक है, जो मराठास जिसके लिए फेमस थे, है ना, वो क्या चीज़ थी? जैसे पहाड़ों वगैरह के अंदर, जंगलों वगैरह के अंदर छुपना, अटैक करना, भाग जाना, फिर अटैक करना, फिर भाग जाना, और जो है कूदते भागते ऊपर से हवा में से कहीं से जो है छलांग वगैरह लगाते हुए कुछ ऐसे जो है छिप के अटैक करना, दैट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर। जब आप प्लेन रीजन के ऊपर आते हो तो दैट इज़ डिफरेंट। उसके अंदर आप इधर आर्मी है और इधर आर्मी है, और ट्रस्ट मी, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि छुप के अटैक कर रहे हैं और अब आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं, है ना, लेकिन ये करना मजाक नहीं होता है। प्लेन रीजन के अंदर लड़ना बहुत मतलब इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये मराठास और राणा प्रताप वगैरह करते थे, बढ़िया है। ट्राइबल पीजेंट्स की अगर अपन बात करें तो ट्राइबल और पीजेंट्स को ये मोबिलाइज करते हैं और रेडिकलाइज करते हैं। मोबिलाइज करने का मतलब होता है जैसे वहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह चलाते हैं कि भाई हर घर से एक हर ट्राइबल घर से एक पर्सन को तो जो है यहाँ पर एंट्री लेनी ही पड़ेगी, है ना, एनलिस्ट होना ही पड़ेगा, और सो एंड सो फोर्थ। और रेडिकलाइजेशन का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है। वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो रीज़न इनका ये है कि इंडस्ट्रियल और रूरल जो डिवाइड है वो किस वजह से हुआ है? कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है, और इस इंडस्ट्रियल और रूरल डिवाइड को हमको बराबर करना है और कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन से हमको निजात पानी है। क्या वाकई रियलिटी के अंदर इंडस्ट्रियल और रूरल डिवाइड है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फालतू की बात होगी ये कहना कि नहीं है,
जैसे अगर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, या चलो इसके ऊपर आने से पहले ये लास्ट ये देख लेते हैं, ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर टॉपिक अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, दे आर क्लियरली अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है? इनको वायलेंट रेवोल्यूशन करना है, इनको आर्म्स वगैरह उठाने हैं, रेडिकलाइजेशन करना है, मोबिलाइजेशन करना है। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो उन सारी चीज़ों के साथ में क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में चल पाएंगे? इलेक्शंस वगैरह और बाकी के जो प्रोसेसेस हैं उन सब के साथ में चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो दे ऑब्वियसली आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। मार्जिनलाइज ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो ये किन को पकड़ते हैं, ठीक है। एक अपन ने क्वेश्चन देखा कि व्हाट, दूसरा देखा वाई और तीसरा देखा वाया। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये भी आपके एग्ज़ाम के अंदर मतलब आ भी सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस थोड़े कम हैं, कंपैरेटिवली थोड़े कम है। ऑल्दो इंट्रोडक्शन के अंदर बाकी जगहों पर तो आप इसको यूज़ करोगे ही, इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो क्या चीज़ है नक्सलिज्म? कई बार अपन को वर्ड समझ में नहीं आता है वे नक्सलिज्म एक्सट्रीमिज्म एग्जैक्टली चीज़ क्या है। तो एकदम जो बेसिक लोग हैं उन सब के लिए बता रहा हूँ मैं। वॉट क्या है? चेंज लाना चाहते हैं। कैसे लाना चाहते हैं? वॉयलेंट मीन्स का यूज़ करके लाना चाहते हैं, गन्स, लाठियाँ, तीर कमान, तलवारें वगैरह वगैरह, गुरिल्ला पत्थरबाजी वगैरह। गुरिल्ला वॉरफेयर का भी मैंने आपको बता दिया। ट्राइबल पीजेंट को मोबिलाइज करते हैं और रेडिकलाइज करते हैं। ट्राइबल्स और पीजेंट्स को क्यों करते हैं ये अपन बाद में देखेंगे, अभी बेसिक आइडिया के लिए ये भोले प्राणी है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। वाई की अगर अपन बात करें, ये ऑल्दो रियल रीज़न नहीं है ना, ये तो मैं समझाने के लिए भोले प्राणी बोल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक आइडिया के साथ, बाकी बाद में आएगा डीप में। वाई तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका ये मानना है कि जो इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड है वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। कैपिटलिस्ट लोगों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा है। देखो लेफ्ट जो विंग है, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया, ये कभी भी कैपिटलिज्म की बात नहीं करता, ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात करता है, ठीक है। कम्युनिज्म नहीं है, कम्युनिज्म वो अलग चीज़ होती है ना, और सोशलिज्म है, ये कम्युनलिज्म की बात करते हैं और कैपिटलिज्म की बात करते हैं, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल रूरल जो डिवाइड हुआ है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है, और हमको इस डिवाइड को बराबर करना है। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हैं और मार्जिनलाइज ग्रुप का यूज़ करते हैं एज मीन्स फॉर देयर ओन गेन्स। कौन कौन से मार्जिनलाइज हो? जैसे कि दलित्स, आदिवासी, ट्राइबल्स। वैसे ट्राइबल आदिवासी एक ही चीज़ होगी, लेकिन ठीक है, द पीजेंट्स आना चाहिए यहाँ पे, ट्राइबल्स नहीं आना चाहिए, पीजेंट्स आना चाहिए, है ना। तो दलित, आदिवासी, पीजेंट्स। इसके अलावा जो है नाउ डेज आजकल डिसहार्टन्ड अर्बन, भगवान जाने क्या लग रहा है, ये अर्बन है, ठीक है, डिसहार्टन्ड अर्बन इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया की भी स्पेलिंग गलत है। कितने बढ़िया नोट्स बनाता हूँ मैं। गुड, ठीक है। तो इंटेलिजेंसिया, तो इन सबको ये जो है आजकल इनके ऊपर भी आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, कैसे है, इनके ऊपर आएंगे। बेसिक अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो ये ज्ञानी लोग हैं, अर्बन एरिया के ज्ञानी लोग, आपके और मेरी तरह भोले नहीं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अभी एक पॉइंट मैंने मज़ेदार आपको नहीं बताया कि क्या इंडस्ट्रियल और रूरल डिवाइड है और क्या वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है? तो बिल्कुल है। जैसे बिहार और झारखंड के अंदर कोल, आयरन, बॉक्साइट एंड मोर अनशंट रिसोर्सेस हैं। अब देखते हैं बिहार और झारखंड कैसा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दीज आर द रीजन्स ऑफ नक्सलिज्म। अच्छा, ये मैं इनको क्यों बता रहा हूँ तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। दीज आर द रीजन्स ऑफ नक्सलिज्म, इसलिए अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं? कम ही है क्या? मतलब कुछ के भी कम है, ज़्यादा नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में कहाँ है इतने? मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है, तेलंगाना है ही नहीं, समझ में, ठीक है। पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, है ही नहीं। जम्मू में, हिमाचल में कहाँ है इतने, ठीक है। लद्दाख में बहुत यहाँ पर कितना डाइवर्सिटी कितनी, उस चीज़ को देखो ना। राजस्थान में भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी बढ़िया है। अब बढ़िया डाइवर्सिटी से क्या आना चाहिए था ये बताओ। सऊदी अरेबिया की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे कितने बढ़िया ऑयल के रिसोर्सेस हैं, है ना। सऊदी अरेबिया हो गया, अबू धाबी, अपना क्या नाम है, यूएई,
ठीक है, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कितने बढ़िया रिसोर्सेज हैं, उनकी सिटीज़ ऐसी दिखती है, बढ़िया दिखती है। अपने यहाँ पर भी काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेज हैं जो बिहार और छत्तीसगढ़ और वगैरह वगैरह वाला रीजन है, तो अपनी सिटीज़ कैसी दिखती है, अपनी सिटीज़ ऐसी दिखती है। और ये बढ़िया फ़ोटो है, ये हीरो वाली फ़ोटो है, ये देखो कितना खुश हो रहे हैं, 1950 में ऐसे थे अब ऐसे हो गए। समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे क्या सर्च करा था, यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ सिटी सर्च करा था। दिस इज़ द सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। अब रूरल एरियाज़ तो आप छोड़ ही दो, अपन तो इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड की बात कर रहे हैं। ये है, ये यहाँ की सिटीज़ है सऊदी अरेबिया की, दिख रही है? तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, इतने रिसोर्सेज के बाद में कितना डेवलपमेंट है। दिस इज़ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखो, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कितने हाईएस्ट नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर है, हाईएस्ट नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है इन पूरे एरियाज़ के अंदर। छत्तीसगढ़ ये देखो है ना, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है ना, आंध्रा, ये सब के सब अपन को रीजन से देखने को मिल रहा है। बाकी के अंदर तो कितने कम है, ठीक है। वहीं अब यहाँ पर देखो डेवलपमेंट कितना कहाँ है, बिहार और झारखंड वाइट पर हैं, छत्तीसगढ़ सेकंड लास्ट पर है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सारे के सारे सेकंड लास्ट पर हैं। रिसोर्सेज कितने थे और डेवलपमेंट कितना है। दिस इज़ वाई नक्सलिज्म इज़ प्रेजेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन्ड है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो सबसे बड़ा कॉज है वो यही है कि भाई इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, समझ में आया? दिस इज़ नक्सलिज्म। तो यही है बेसिक आइडिया। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा लेक्चर आपको आराम से समझ में आया हो, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन धीरे धीरे पूरा का पूरा पूरा इंटरनल सिक्योरिटी को डील करेंगे। और ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली आपको एक बेसिक प्रेमाइस पता ही होगा कि अपन जो है 3 से 4 दिन एक सब्जेक्ट लेते हैं और 3 से 4 दिन दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। संडे वगैरह वो मैनेज हो जाता है, वैसे 3-3 दिन का ऐसा है ना। तो फिलहाल अभी अपन कौन सा ले रहे हैं, एक तो एथिक्स ले रहे हैं। एथिक्स को काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, है ना। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर दोज हु स्पेशली शेयर देयर फीडबैक, ठीक है। उससे मुझे यार मोटिवेशन मिलती है, पता पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप कमेंट सेक्शन में ही लिखो और लाइक ही करो, लाइक नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है। वैसे करोगे तो अच्छा है, मोटिवेशन मुझे मिलेगी, बट नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। आप टेलीग्राम पर भी लिख सकते हो कि भाई ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं वीडियो, बढ़िया चल रहा है कंटेंट, बढ़िया चल रहा है, ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ ख़राब लग रही है। अपना इनपुट दो कि हम इस पॉइंट पर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर लिखोगे, लाइक वगैरह अगर करोगे तो सबसे ज़्यादा मुझे बढ़िया लगेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपका वो है तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं। उसके अलावा दूसरा अभी अपन इंटरनल सिक्योरिटी डील कर रहे हैं। आमिना मैम की अगर अपन बात करें तो आमिना मैम एक तो जो है उनका इकोनॉमिक जोग्राफ़ी चल ही रहा है, इकोनॉमिक ह्यूमन जोग्राफ़ी। दूसरा वो सोशोलॉजी अभी उठाएंगे, तो जिस किसी को भी सोशोलॉजी करनी है वो ये कर सकते हैं। एथिक्स के ऑप्शन है, इंटरनल सिक्योरिटी का ऑप्शन बता दिया मैंने आपको, और इकोनॉमिक जोग्राफ़ी का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू। अच्छा ये बढ़िया एक चीज़ लेकर आया मैं, हाँ ये देखो हीरो लग रहे हैं ना। So please do like the video. If you don't find the video up to your liking, please do dislike the video. Please share the video with as much as friends, family as possible. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed yet, and if you haven't pressed the bell icon, please press it now. Thank you.